मैं डी कश्यप, प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर। मेरा आज का व्याख्यान समुद्र विज्ञान के अंतर्गत इकाई 3 के अंतर्गत महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपॉजिट, जिसे सागरीय निक्षेप भी कहते हैं, इस विषय पर, इस टॉपिक पर व्याख्यान देने के पूर्व मैं आपसे भूगोल क्या है या भूगोल में हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, इस संदर्भ में बतलाना चाहूंगा। आप एमए के स्टूडेंट हैं, भूगोल विषय का आपने चयन किया है, तो भूगोल को हमेशा हम 2 पक्षों में बांटकर अध्ययन करते हैं, 2 शाखाओं में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहली शाखा को कहते हैं भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा को कहते हैं मानव भूगोल। जैसे भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो एक शब्द और हम भूगोल के विद्यार्थी के लिए आता है कि पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है, एक लाइन में ऐसे कह दिया जाता है। तो पृथ्वी का जो मॉडल है, उसका जो प्रतिरूप है, यह है आपके सामने, इसको कहते हैं आप ग्लोब। अब इस ग्लोब या पृथ्वी पर स्थल भाग है और जल भाग है। अब इस स्थल भाग को आप महाद्वीप कहते हैं और जल भाग को महासागर बोलते हैं। अब इन महाद्वीपों में फिर आप बतलाते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। फिर आप कहते हैं महासागर, सागर, खाड़ी। इसमें आप कहते हैं कि अटलांटिक महासागर। तो जैसे ही एक शब्द बोलते हैं अटलांटिक महासागर, तो उसका एक क्षेत्र विशेष को आप कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी भाग का जो विशाल जल क्षेत्र है, उसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। भारत देश के दक्षिणी हिस्से में है, उसे आप हिंद महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर, यदि इस ग्लोब पर आप देखते हैं तो प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग का जो विशाल जल क्षेत्र है, उसको प्रशांत महासागर कहते हैं। इसी को जब हम आपको वॉल मैप में बतलाते हैं तो ये अटलांटिक महासागर, ये इंडियन ओशियन और प्रशांत महासागर, देखिए 2 अलग अलग छोर में दिखाई देने लगता है। अब इस स्थल और जल, स्थल मंडल को भू-आकृति विज्ञान कह देते हैं, जल मंडल को आप समुद्र विज्ञान कह देते हैं। अब एक तीसरी मुख्य भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक तीसरी मुख्य शाखा है, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? इस ग्लोब, इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का मंडल है, जिसके अंतर्गत गैस है, जलवाष्प है, धूल कण है, इन 3 भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, जो कि रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कंप्रेशन है, संपीड़न है। अब इसी वायुमंडल के अंतर्गत एक शब्द आ जाता है जलवायु, मौसम। जैसी जलवायु शब्द बोलते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि तापमान, वायु दाब, हवाएं, आर्द्रता, सघनन के विभिन्न रूप,
वायु राशि, वाताग्र, चक्रवात, इस तरह की बातें हम पढ़ाते हैं आपको, जिसको कहते हैं जलवायु के तत्व। उसी आधार पर उस शाखा को कह देते हैं जलवायु विज्ञान। अब आप आइए समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। जैसे कि हमने आपको बतलाया कि इस पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल का फैलाव है, जल विस्तृत है, और केवल 29% क्षेत्र पर स्थली भाग है, जिसे आप 7 महाद्वीपों में बतलाते हैं। तो ये इस विशाल का क्षेत्र, जल जो क्षेत्र है, जिसमें कितने असीमित संसाधन होंगे, अब उसके अंतर्गत हम भूगोल के विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो उसका विषय वस्तु होता है, जो आप पढ़ते रहे हैं बीए क्लास में भी और एमए में भी, पहले और दूसरी इकाई में जो आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपने पढ़ा कि महासागरीय नीतल, उसकी बॉटम, जैसे आप इस स्थली भाग को देख सकते हैं, स्थली भाग एक समान ऐसे समतल नहीं है, इसमें ऊंचाई नीचाई है। इसको जिससे आप उच्चावच कहते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इस तरह के उच्चावच की बात करते हैं, जिसे आप सामान्य पर्वत, पठार, मैदान, झील, अपर्दन के विभिन्न जो साधन हैं, प्रक्रम हैं, उनके द्वारा, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का भी निर्माण होता है। तो इतनी विविधता है, इतनी असमानता है। उसी तरह से आपको कल्पना करना है कि जो समुद्र है, उसके जो नीतल है, उसमें भी विविधता है, जिसे आप शार्ट में मैं आपसे कहूंगा कि महाद्वीपीय मग्न तट शब्द आ गया। कि जैसे आप समुद्र के पास जाते हैं, किनारे में आप तट में चले जाइए, तो आपको जल ही जल दिखाई देता है। आप इसमें से अधिकांश लोग पूरी गए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप समुद्र के पानी में जाते हैं तो डूब जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो महाद्वीपीय मग्न तट की बात करते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट क्या है? वास्तव में वह स्थल का ही भाग है जो कि जलमग्न है। अब पुस्तकी भाषा में लोगों ने जो परिभाषित किया है कि 100 फेदम की गहराई तक, और जिसमें ढाल 1 से 3 डिग्री तक का जो जलमग्न, जो स्थल का ही भाग है लेकिन वो जलमग्न है, उसके लिए शब्द बोल दिए महाद्वीपीय मग्न तट शब्द बोल दिया गया, जिसको छिछले समुद्र कह देते हैं। फिर दूसरा कह देते हैं मग्न ढाल कह देते हैं। जब उसमें स्लोप हो जाता है, 45 डिग्री का स्लोप आ गया, तो उसको कह दिए मग्न ढाल। फिर आ जाता है गहरे सागरी मैदान। जैसे ही मैदान शब्द बोलते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि उसका जो बॉटम है वो प्लेन है। तो यहां पर शब्द उपयोग किए गहरे सागरी मैदान। 2000 मीटर से लेकर 5000 मीटर की गहराई तक जो समतली क्षेत्र है, उसके लिए शब्द उपयोग कर दिए गहरे सागरी मैदान। फिर एक शब्द कह देते हैं महासागरी गर्त। तो महासागरीय गर्त का यहां पर तात्पर्य है कि तट के समानांतर या द्वीपों के समानांतर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। मैं आपको महासागरीय नीतल के संदर्भ में इसलिए आपको उल्लेखित करना चाहा कि हमारा आज का जो व्याख्यान है महासागरीय निक्षेप, वह उसी बॉटम, उसी तली में, उसी तली से संबंधित है। आपने और इस ओशनोग्राफी में आपने महासागरीय नीतल की बनावट के बारे से पढ़ा है। आपने इसके पहले तापमान के बारे से पढ़ा है। इसके पहले आपने लवणता के बारे से पढ़ा है। इसके पहले आप महासागरीय जल धाराओं के बारे से पढ़ा है। ज्वार भाटा के संदर्भ में आपने पढ़ा है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि महासागरीय निक्षेप। तो जैसे ये शब्द आता है हिंदी में, निक्षेप शब्द जैसी आ गया तो बहुत कठिन शब्द हो गया। ओशन डिपॉजिट, डिपॉजिट इंग्लिश का शब्द है, जिसको आप कहते हैं कि मेरा जाइए पैसा डिपॉजिट करके आइए, कॉमन शब्द है।
लेकिन यहां पर निक्षेप शब्द हिंदी का बोल दिए तो आपके लिए बहुत कठिन शब्द हो गया। विद्यार्थियों, ये कोई कठिन चीज नहीं है। मैं आपको ये बतला देना चाहूंगा कि इस व्याख्यान में, इस वीडियो लेक्चर के व्याख्यान में मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप ये घटनाएं रोज घटित हो रही, हजारों वर्षों, करोड़ों वर्षों से घटनाएं ये घटित हो रही हैं। हम भूगोल में कोई अलग से चीज हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई अलग से बातें हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। आप इनके बारे से सब आपको जानकारी है। आज डिजिटल जमाना है जिसमें आप एक अपने मोबाइल में फूंक मारते हैं, जैसे आप बोलेंगे पोस्ट डिपॉजिट, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। एक एक चीजों का जानकारी आपको मिल जाता है। आपको हम ये प्रयास करूंगा मैं बतलाने का कि निक्षेप का मतलब है जमाव। किसका जमाव? तो महासागरीय नीतल पर, बॉटम पर जो अवसादों का जमाव होता है, उसी को हम लोग आप लोगों को पढ़ा देते हैं कि ये महासागरीय निक्षेप है। अब ये अवसाद, ये पदार्थ कहां से प्राप्त होता है? तो इनके संदर्भ में ईसा पूर्व से अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले जो यूनानी भूगोलवेत्ता हुए हेरोडोटस, उन्होंने महासागरीय निक्षेप या इस जो बॉटम पर जो अवसादों का निक्षेपण होता है उसमें अध्ययन करने का प्रयास किए हैं। फिर कालांतर में 18वीं सदी में एक मरे महोदय हुए जिन्होंने महासागरीय निक्षेप के बारे से अध्ययन किए, और 1940-50 के बाद पूरी दुनिया में नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने के पश्चात सतत रूप से, लगातार रूप से आज महासागरीय बॉटम, नीतल पर किन किन अवसादों का, किन किन पदार्थों का निक्षेपण हो रहा है, जमा हो रहा है, उसका विशद अध्ययन किया जा रहा है। तो आइए अब सवाल उठता है कि ये अवसाद, ये पदार्थ हमें महासागर में कहां से प्राप्त होता है, जिसको हम कह देते हैं कि महासागरीय निक्षेप के स्रोत शब्द बोल। तो पहला आप सभी जानते हैं कि नदी, जो स्थलीय भाग है, जब बारिश होता है, अब नदी जैसे आप कहेंगे कि नदी क्या है, तो बाह्य जल, वर्षा का जल जब ऊंचाई से निचाई की ओर एक निश्चित मार्ग से गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप प्रवाहित होती है, तब उसे आप कह देते हैं नदी या रनिंग वाटर कहते हैं। तो जब नदी प्रवाहित होती है तो इस स्थलीय भाग पर वेदरिंग की क्रिया से चट्टान असंगठित है, कमजोर है, ढीली पड़ चुकी है, और एक दूसरा शब्द उपयोग करते हैं अपर्दन, काट छांट की क्रिया। अब इन बहते हुए जल ऐसे बिल्कुल सीधे रूप में जल प्रवाहित नहीं होती, अपने समीपवर्ती भागों पर काट छांट की क्रिया करती है, घर्षण की क्रिया करती है, सन्नी घर्षण की क्रिया करती है, घोलीकरण की क्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस नदी के द्वारा इन अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और अंत में जाकर समुद्रों में निक्षेपित किया जाता है, जमाव किया जाता है। नदियां कहां से मिलती है? समुद्रों में जाकर मिलती है। तो आपको यह सोचना है कि जो हमारा स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग में सर्वत्र नदियां हैं, जहां जहां बारिश होती है, दिखता है, वहां पर सभी जगह नदियां हैं। तो इन नदियों के द्वारा मुख्य रूप से अवसादों का निक्षेपण समुद्रों में किया जाता है। दूसरा आप जानते हैं ग्लेशियर, हिमनद। हिमनद के द्वारा भी अपर्दन का कार्य होता है, आप पढ़ चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो समुद्रों में हिमनद के द्वारा वायु आता है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र आप जानते हैं, जैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं तो वनस्पति विहीन क्षेत्र कहलाता है। यहां पर आप कल्पना कीजिए आप कि जब तेजी से हवाएं चलती हैं तो वहां के सतह से जो रेत है, कंकड़ है, ये सभी हवाओं के साथ
समुद्रों में इन कणों का धीरे धीरे निक्षेपित होता है। वायु। फिर कहते हैं समुद्री लहरें। आप समुद्र के तट पर आप गए होंगे तो देखते हैं कि लहरें आती हैं। अब वो लहरें समुद्रों से के तट पर टकराती हैं, तो टकराने के परिणाम स्वरूप भी समीपवर्ती भागों का चट्टान चूर्णों में परिवर्तित होती है, टूट फूट होती है। उनके परिणाम स्वरूप भी अवसादों की प्राप्ति होती है, मटेरियल्स, पदार्थों की प्राप्ति होती है। एक शब्द आता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी की जो क्रिया है, आप सभी जानते हैं कि अंतर्जात बल के अंतर्गत भूगर्भ से स्थलीय भागों पर भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और ये क्रियाएं समुद्रों पर भी घटित होता है। फिर स्वयं समुद्र। देखिए बच्चों कि आप फिल्मों में, डिस्कवरी चैनल में या अपने मोबाइल में, नेट में, गूगल में जाकर जब आप जल क्षेत्रों को देखते हैं तो इन जल क्षेत्रों पर केवल जल ही जल नहीं है। जैसे यदि हम स्थलीय भागों की बात करें कि स्थलीय भागों पर मनुष्य निवासरत है। अब इसमें आप कहते हैं कि विभिन्न जनसंख्या के सघन केंद्र है, तो उसी प्रकार से महासागरों में भी विभिन्न जंतु है, जीव है, जो सामान्य रूप से आप कहते हैं कि मछलियां हैं, मछली है प्रमुख रूप से आप जानते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न सूक्ष्म वनस्पतियां भी है, पौधे भी हैं, पेड़ नहीं बोलेंगे, पौधे भी हैं सूक्ष्म, जिसको माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। तो हम ये आपसे बतलाना चाह रहे थे कि महासागरीय निक्षेप जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसका निक्षेपण किन किन साधनों से होता है। तो बहते हुए जल, नदी के द्वारा, हिमनद के द्वारा, वायु के द्वारा, समुद्री लहरों से अपरदन होने के परिणाम स्वरूप, ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप, और स्वयं समुद्र में विभिन्न जीव है, पौधे हैं, इनसे मटेरियल प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है। अब हम इन पदार्थों का जो जमाव होता है, निक्षेपण होता है, उसी को कह देते हैं महासागरीय निक्षेप कहते हैं। तो महासागरीय निक्षेप में हम असंगठित पदार्थों का ही अध्ययन करते हैं। ठोस रूपों में या शैल या चट्टान के रूप में इसको अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब आप आइए कि महासागरीय निक्षेप के प्रकार की बात करते हैं हम आपसे। तो ये महासागरीय निक्षेप का जो वर्गीकरण किया गया है या जो प्रकारों में विभाजित किया गया है, यह किन साधनों से, किन स्रोतों से पदार्थों की उपलब्धता है, उस आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला, इस टेबल को आप देखिए कि इसमें पहला है स्थलीय पदार्थ या निक्षेप की बात करते हैं, भूमि निक्षेप की बात करते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पदार्थ। तीसरा है जैविक पदार्थ, जिसको कह देते हैं कार्बनिक डिपॉजिट, निक्षेप करते हैं। अजैव पदार्थ, अकार्बनिक। अब हम क्रमशः बढ़ेंगे कि स्थलीय पदार्थ या स्थलीय निक्षेप की बात करते हैं। तो आपको सामान्य रूप से यह सोचना है कि इन पदार्थों की प्राप्ति स्थल मंडल से होता है। आप सभी जानते हैं, सभी देखते हैं कि नदी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण या नदियां जाकर समुद्रों पर मिलती हैं, तो इन अवसादों का जमाव समुद्रों पर होती है। अब इसी बात को हम आप लोगों को, अब चूंकि आपको उत्तर लिखना है
आपको समझना है। तो उन्हीं बातों को हम लोग कह देते हैं कि अब जो नदियों के द्वारा अवसादों का जो निक्षेपण किया जाता है या समुद्री कपर्दन के द्वारा जो अवसाद प्राप्त होते हैं, उसमें एक श्रेणीकरण होता है, एक ग्रेडिएशन होता है अवसादों का, जिसे हम कह देते हैं कि कह दिए बजरी। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जनरल नॉलेज का सब प्रश्न आ गया कि लोगों ने ग्रेवल्स 2 मिलीमीटर से 256 मिलीमीटर व्यास वाले जो कंकड़ है, पत्थर है, उसको कह देते हैं बजरी कह देते हैं। अब उसमें भी आप अंदर में उसके पढ़ेंगे किताबों से तो बोल्डर शब्द आ जाता है, गोबल शब्द आ जाता है, पीबिल शब्द आ जाता है, अर्थात बड़े बड़े बोल्डर। फिर एक शब्द सभी जानते हैं, रेत, सैंड। अब पुस्तकी भाषा या लोगों ने अध्ययन किया है कि 1 मिलीमीटर से 1/26 मिलीमीटर। तो जैसे हम आपको कहते हैं मिलीमीटर, तो मिलीमीटर कितना होता है? जैसे आपको कहते हैं हम सेंटीमीटर, तो आपके पास जो स्केल पट्टी रहता है वो 15 सेंटीमीटर का रहता है और 30 सेंटीमीटर का रहता है। अब उस 15 सेंटीमीटर में का जो स्केल पट्टी आपके पास है, उसमें आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर, उसमें भी 10 भागों में विभाजित रहता है, वो हुआ 10 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर कितना होता है? अब उस 1 मिलीमीटर का 16वां हिस्सा, उसको कह दिया रेत, सैंड। अब उसमें भी पढ़ा देते हैं हम आपको कि अत्यधिक मोटी रेत, मध्यम रेत, बारीक रेत, अत्यधिक बारीक रेत, ऐसे शब्द बोल देते हैं। फिर आता है, एक शब्द आता है सिल्ट। सिल्ट में जो कण होता है, जो क्रिस्टल उसका जो होता है, वो देखिए कि 1/257 से 1/8192 क्लियर हो गया, ये सेंट हुआ। फिर उसमें आता है ये क्ले, कहा, इसको आप ऐसा समझिए, या एक शब्द आ गया पंख, शब्द आ गया पंख।